हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे आपके एडवर्टाइजिंग के यूनिट 5 के बारे में, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स इन एडवर्टाइजिंग। तो ये आपका लास्ट यूनिट है, इसके बाद आपका ख़त्म हो जाएगा इसका सिलेबस। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स होते क्या हैं, पहले ये देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स इन एडवर्टाइजिंग refers to the structure and coordination of the different parties involved in the planning, creation, execution and evaluation of advertising campaigns. तो एडवर्टाइजिंग के वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स का मतलब है जो डिफरेंट लोग या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक एड कैंपेन बनाने में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो की प्लेयर्स इंक्लूड होते हैं एडवर्टाइज़र, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मीडिया एंड सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये की प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं इन सब अरेंजमेंट्स में, जो कि होते हैं ये चारों होते हैं। A well-defined organizational setup ensures smooth workflow, creative consistency and cost-effective advertising. तो एक अच्छा सेटअप इंश्योर करता है कि काम स्मूथली हो और क्रिएटिविटी कंसिस्टेंट ही रहे और एड्स जो हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव हों। अब चलिए देखते हैं, सबसे पहले जो उसके अंदर था वो था एडवर्टाइज़र। तो एडवर्टाइज़र होता कौन है, लेट्स सी। तो the advertiser is a company or individual who pays for the advertisement. They initiate a campaign with a marketing goal like launching a new product, boosting sales or building brand awareness. तो एडवर्टाइज़र वो होता है जो ऐड बनाने के लिए पैसे देते हैं। यूजुअली कोई कंपनी होती है, जैसे कोका कोला हो गई या फिर नेस्ले हो गई, कोई सी भी कंपनी हो गई। उनका मेन रोल क्या होता है, अब ये देखते हैं रोल ऑफ एडवर्टाइज़र क्या होता है। पहले होते हैं डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स। और डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होता है कि अपना मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना। जैसे हो सकता है कि 10% उनको अपनी ग्रोथ करनी है, 10% सेल्स बढ़ानी है विद इन स्पैन ऑफ टाइम। 6 महीने के अंदर 10% उसको अपनी सेल्स बढ़ानी है। तो ये हो गया, उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करा। नेक्स्ट हो गया प्रोवाइड द प्रोडक्ट ब्रीफ एंड बजट। तो प्रोडक्ट और बजट के बारे में एड एजेंसी को बताना कि इनका क्या प्रोडक्ट है और उसका क्या बजट है, वो उन्होंने सोचे तो वो जो पे करने के लिए तैयार है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अप्रूव ऐड कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट। तो जो ऐड कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्रूव करना, उसको अप्रूव करना। जो भी ऐड वो डालेंगे तो उसको पहले अप्रूव करेंगे कि ये ऐड उनको अगर चलेगी तभी वो आगे जाके हमें दिखाई जाएगी। तो उसको अप्रूव करना, उसके कॉन्सेप्ट्स को, उसके कंटेंट को। देन हो गया मॉनिटर कैंपेन परफॉर्मेंस। तो कैंपेन की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना। जब ऐड हमारी रिलीज़ हो जाएगी तो उसके बाद जो ऐड कैसे परफॉर्म कर रही है तो उसको पूरा मॉनिटर करना। ठीक है, तो उसके बाद हो गया कोको कोला, नेस्ले, नाइकी एक्ट एज एडवर्टाइजर्स हु अप्रोच एजेंसीज टू रन देयर एड कैंपेन्स। अब बात करते हैं मीडिया। तो मीडिया क्या होता है, तो मीडिया के बारे में हम देखते हैं। मीडिया वो चैनल है, तो मीडिया रेफर्स टू द चैनल्स थ्रू विच द एडवर्टाइजमेंट्स आर डिलीवर्ड टू द टारगेट ऑडियंस। मीडिया कुड बी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर और डिजिटल। तो मीडिया वो चैनल होता है जहाँ से पब्लिक तक ऐड पहुँचती है। तो मीडिया के जैसे काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। प्रिंट मीडिया होगा, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी, रेडियो, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गए। तो आउटडोर मीडिया अगर हो गया तो उसमें हो गए बिलबोर्ड्स, होर्डिंग्स हो गए। अब मीडिया का क्या रोल होता है, इसका पहला रोल ये डिसेमिनेट्स द मैसेज टू वाइड ऑडियंस। मैसेज को लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाना, पहला तो यही होता है। सेकंड होता है ऑफर्स एड स्लॉट्स, मतलब ऐड के लिए स्पेस या टाइम सेल करना। नेक्स्ट हो गया हेल्प ट्रैक एड परफॉर्मेंस। तो स्पेशली डिजिटल मीडिया के अंदर परफॉर्मेंस ट्रैक करना कि हमारी ऐड कैसे परफॉर्म कर रही है, उसके बारे में पूरी ट्रैकिंग करना उसके लिए। एग्जाम्पल हो गया न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, प्रिंट मीडिया, टीवी, रेडियो, ब्रॉडकास्ट मीडिया। नेक्स्ट हो गया एडवर्टाइजिंग एजेंसी। इसके रोल्स, टाइप्स एंड सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज़ अ प्रोफेशनल फर्म दैट क्रिएट्स, प्लान्स एंड मैनेजेस एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स। तो एड एजेंसी मतलब एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक प्रोफेशनल फर्म होती है जो क्लाइंट्स के लिए एड्स प्लान करती है, उनको बनाती है एड्स और उनके लिए रन भी करती है वेरियस प्लेटफॉर्म्स में। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द क्लाइंट एंड द टारगेट ऑडियंस। तो जो क्लाइंट है, जो एडवर्टाइज़र है, जो कंपनी हो गई, जो कंपनी और टारगेट ऑडियंस के बीच का एक ब्रिज बन जाती है। दोनों को, जैसे एडवर्टाइज़र को ऐड दिखानी है तो वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास आती है और एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऐड बनाकर हम टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा देती है। तो इट इंश्योरिंग द मैसेज इज डिलीवर्ड इफेक्टिवली, क्रिएटिवली एंड एफिशिएंटली। तो ये क्लाइंट और टारगेट ऑडियंस के बीच में ब्रिज का काम करती है। क्रिएटिव सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, क्रिएटिवली करती है और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करती है। अब इसके की रोल्स के बारे में हम बात करें तो की रोल्स के सबसे पहले क्रिएटिव सर्विसेज।
द एजेंसी डेवलप्स द कॉन्सेप्ट, विजुअल, स्लोगन्स, कॉपी, जिंगल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी ही जनरेट करती है, ये सब बनाती है ताकि एक ऐड जो है वो काफ़ी आई कैचिंग हो लोगों के लिए। क्रिएटिविटी सेंटर टू ग्रैबिंग अटेंशन, ताकि जो लोग हैं और जो खरीदेंगे इसको तो उनकी अटेंशन में ये चीज़ हमारी जो ऐड है वो आ जाए। तो क्रिएटिव सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट हो गया इसका रोल हो गया मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग। द एजेंसी सिलेक्ट्स द मोस्ट सुटेबल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टीवी, सोशल मीडिया, प्रिंट एंड नेगोशिएट्स द बेस्ट रेट्स एंड टाइमिंग ऑफ द एड ऑफ द प्लेसमेंट। तो मीडिया एजेंसी क्या करती है, ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी तो ये करती है कि ये जो सबसे सूटेबल उनको प्लेटफॉर्म लगता है, लेट सपोज टीवी में कोई पर्टिकुलर चैनल इनको काफ़ी सूटेबल लगता है, या फिर इंस्टाग्राम पे इनको सोशल मीडिया में कोई अच्छा चैनल लगता है तो उसके साथ कोलैबोरेट करते हैं। तो उनसे नेगोशिएट करते हैं कि यहाँ पे हम आपको इतना बेस्ट प्राइस देंगे और हमें ये टाइमिंग्स चाहिए और हमें ये वाली ऐड दिखानी है। तो पूरा इससे प्लानिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, पूरा इनका ये सब चलता है। नेक्स्ट हो गया मार्केट रिसर्च हो गया। तो ये क्या होता है, कंडक्ट ऑडियंस रिसर्च, कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस एंड कॉम्पिटिटर एनालिसिस टू सपोर्ट स्ट्रेटेजी डिसीजंस। तो ऑडियंस के बिहेवियर को समझने के लिए रिसर्च करते हैं ताकि कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी होती है इससे कि कॉम्पिटिशन जो है हमारा वो क्या कर रहा है और उससे कॉम्पीट करने के लिए वो क्या क्या नई चीज़ें कर रहा है और वो हमें भी क्या क्या नई चीज़ें करनी चाहिए। नेक्स्ट हो गया क्लाइंट सर्विसिंग। तो क्लाइंट सर्विसिंग क्या होता है, एक्ट्स एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन क्लाइंट एंड एजेंसी, हैंडल्स क्लाइंट कम्युनिकेशन, टाइमलाइंस, अप्रूवल्स एंड फीडबैक। तो क्लाइंट्स और एजेंसी के बीच में जो कम्युनिकेशन हैंडल करते हैं तो टाइमलाइंस, अप्रूवल और फीडबैक मैनेज करते हैं, दैट इज़ क्लाइंट सर्विसिंग। उसके बाद हो गया कैंपेन एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग। तो ये क्या होता है, पूरा ऐड पर कैंपेन चलाते हैं और उसकी परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं, मैनेजेस द एंटायर कैंपेन प्रोसेस, ट्रैक्स परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड डिटेल्ड फीडबैक, रिपोर्ट्स ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऐड। तो रिपोर्ट बना के देना कि हम ऐड में एकदम डिटेल रिपोर्ट बनाना कि ये चीज़ इसमें हमने जो ऐड डाली थी इसमें ये चीज़ इतना अच्छा कर रही है और ये कोई और चीज़ हो सकती है तो उससे इतना अच्छा नहीं कर रही। हमने ये ऐड डाली तो यहाँ से इतने में क्लिक्स मिले, इतने ज़्यादा व्यूज़ मिले और इतने ज़्यादा लोगों ने हमारी प्रोडक्ट ख़रीदा। तो ये पूरी डिटेल रिपोर्ट बनानी है। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी किन किन टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले इसका अंदर है फुल सर्विस एजेंसी। तो फुल सर्विस एजेंसी क्या होता है, ऑफर्स एंड टू एंड एडवर्टाइजिंग सोल्यूशंस, क्रिएटिव मीडिया, रिसर्च एंड स्ट्रैटेजी। तो ये ऑल राउंडर एजेंसी होती है जो कि सब कुछ हैंडल करती है, सब कुछ मतलब जैसे क्रिएटिविटी हो गई, मीडिया प्लानिंग हो गई, रिसर्च हो गई, स्ट्रैटेजी हो गई, हर एक चीज़ के सब हैंडल करते हैं। अब इनके एग्जांपल हो गए ओगिलवी, मैककैन, एरिक्सन। तो एग्जांपल हमें याद करने की इतनी कोई नीड नहीं है, हम इतना समझ लेते हैं, इट इज़ आइडियल फॉर लार्ज कंपनीज। तो कोई भी लार्ज कंपनीज हो सकती हैं उनके लिए ये आइडियल है। वांटिंग अ सिंगल पॉइंट ऑफ सर्विस, तो जैसे बड़े ब्रांड्स होते हैं तो उनके लिए काफ़ी परफेक्ट है, जिनको एक ही जगह से कंप्लीट सर्विसेज चाहिए, A to Z हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी फुल सर्विस एजेंसी के अंदर। देन हो गया क्रिएटिव बुटीक। तो ये क्या होता है, स्पेशलाइजेज इन डेवलपिंग द क्रिएटिव एस्पेक्ट्स लाइक कॉपी राइटिंग होगा, कुछ विजुअल्स होगा, डिज़ाइन होगा, जो क्रिएटिविटी वाली चीज़ होती है। तो क्रिएटिव बुटीक क्या करते हैं, ये सब क्रिएटिविटी वाली चीज़ें करते हैं। डज नॉट हैंडल मीडिया बाइंग और स्ट्रैटेजी। तो ये मीडिया बाइंग जो होता है वो सब ये सब नहीं करते। तो ये किन चीज़ों के लिए, किन कंपनीज़ के लिए बेस्ट होता है, जो कि इन हाउस मीडिया टर्म्स होती है बट नीडिंग फ्रेश क्रिएटिव आइडियाज़। तो आइडियल होती है उन कंपनीज़ के लिए जिनके पास इन हाउस मीडिया टीम होती है लेकिन उनको फ्रेश क्रिएटिव आइडियाज़ चाहिए होते हैं। तो क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए लोग बेसिकली अप्रोच करते हैं क्रिएटिव बुटीक को। नेक्स्ट हो गया मीडिया बाइंग एजेंसी। तो ये क्या होता है, फोकस सोली ऑन मीडिया प्लानिंग एंड प्लेसमेंट। तो मीडिया प्लानिंग में और प्लेसमेंट में सिर्फ इसी में हेल्प करती है। नेगोशिएट्स बेस्ट एड स्पेसेस, स्पॉट्स एंड टाइम स्लॉट्स अक्रॉस मीडिया चैनल्स। तो ये क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं कि हमें ये वाले चैनल पे हमें ऐड दिखानी है, ये इस वाले चैनल जैसे हमने टीवी पे ऐड दिखानी है, टीवी हमने इस चैनल पे ऐड दिखानी है, इस चैनल पे इस टाइम के बीच में दिखानी है, इस शो में दिखानी है, पूरा इस शो में इस शो की क्या कॉस्ट होगी, ये सब क्या होगा। तो ये पूरा हर एक चीज़ इन सब चीज़ों में नेगोशिएट करते हैं। तो ये होती है मीडिया बाइंग एजेंसी, यूजफुल फॉर कंपनीज दैट हैव ऑलरेडी क्रिएटिव सिटी। तो बेसिकली उन कंपनीज़ के लिए ये हेल्पफुल है जिनके पास पहले से ऐड वैड सब बन चुकी है, अब उनको ऐड को दिखाना है, अपने टीवी में हो गया, कहीं भी अच्छे प्लेटफॉर्म में दिखाना है। तो उनसे ये नेगोशिएट करने में ये हेल्प करती है ताकि हमें एक अच्छी ऐड स्पेस मिले, स्पॉट मिले, टाइम स्लॉट मिले। ठीक है। नेक्स्ट हो गया डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो स्पेशलाइजेज ऑन ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो ये एजेंसीज ऑनलाइन सोशल मीडिया कैंपेन्स में स्पेशलिस्ट होती हैं। ठीक है।
offers services like SEO, content marketing, influencer campaigns and paid ads. तो ये करती हैं, काफ़ी सारी सर्विसेज देती हैं, जैसे SEO हो गया, SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, तो जहाँ पे हमारी कोई वेबसाइट हो गई है, कुछ हो गई, वो एकदम सर्च रिजल्ट्स में एकदम नंबर 1 पे आती है, टॉप रिजल्ट अचीव करती है, दैट इज़ SEO। कंटेंट मार्केटिंग हो गई, जो हम आर्टिकल्स लिखते हैं तो उनके लिए अच्छे आर्टिकल्स लिखना। इन्फ्लुएंसर कैंपेन हो गए, इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं आजकल के, उनसे कोलैब करना, पेड एड रन करना, ताकि हमारे अच्छे लोग ताकि अच्छे खासे लोग हमारी वेबसाइट पे आएँ और एट द एंड प्रोडक्ट को परचेज़ करें। तो ये सब इन सब चीज़ों के लिए होता है। अब नेक्स्ट इसका लास्ट टाइप है इन हाउस एजेंसी। तो इन हाउस एजेंसी क्या होती है? ऑपरेटेड बाय द कंपनी इटसेल्फ। तो एक कंपनी जो होती है खुद ही इसको ऑपरेट करती है। बाकी ये जो चारों हैं ये थर्ड पार्टी हैं, तो इसके अंदर कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। कंपनी उनसे कॉन्टैक्ट करती है, उनसे बात करती है। अब इन हाउस एजेंसी क्या होता है? इट इज़ हैंडल बाय द कंपनी इटसेल्फ, ऑफर्स बेटर कंट्रोल एंड लोअर कॉस्ट ओवर टाइम। लाइक एग्जाम्पल, एप्पल हैज़ इट्स ओन इन हाउस एड टीम। तो जब कंपनी के अंदर एक अपनी एड टीम होती है उसे इन हाउस एजेंसी कहते हैं, और लॉन्ग टर्म में कॉस्ट इफेक्टिव होती है। कंपनी को अपने ब्रांड हो गया और मैसेजिंग पर ज़्यादा कंट्रोल मिलता है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ सिलेक्शन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। Selecting the right agency is crucial to success of the advertising campaigns. It must align with the company's brand values, goals and budget. तो एड एजेंसी सिलेक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। यहाँ कुछ की फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। अब की फैक्टर्स क्या होते हैं? पहले होते हैं एक्सपीरियंस एंड ट्रैक रिकॉर्ड। तो एजेंसी का पास रिकॉर्ड कैसा है? क्या उन्होंने आपके जो इंडस्ट्री है, जो हमारी इंडस्ट्री में हम कर रहे हैं टारगेट, वहाँ पे अच्छा काम किया है? तो वहाँ पे अगर काम किया भी है, पहले तो ये देखते हैं। उसके बाद काम किया है तो वो कैसा काम किया है? क्या उनके कैंपेन सक्सेसफुल कैंपेन थे? तो दैट इज़ वन की फैक्टर, उनका क्या एक्सपीरियंस है और क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। देन उनकी क्रिएटिव स्ट्रेंथ क्या है? तो जो वो क्रिएटिविटी वाला काम करते भी हैं तो उनका जो काम होता है वो ओरिजिनल होता है, या फिर हो गया क्या उनका काम ओरिजिनल है, एंगेजिंग है, और या फिर उनका काम इम्पैक्टफुल है कि सामने वाले पे उससे इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों का आंसर अगर हमारे पास है तो वो क्रिएटिव स्ट्रेंथ में अच्छे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हो गया सर्विस रेंज। तो डज़ इट प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज यू नीड? तो जिस एजेंसी के पास हम जा रहे हैं, क्या जो हमें नीड है जिस चीज़ की वो चीज़ है। तो जैसे कि हो गया, हमें क्रिएटिव चीज़ की नीड है तो सामने वाला क्रिएटिव वाला काम करते हैं, हमें मीडिया चाहिए, रिसर्च चाहिए, डिजिटल मीन्स में चाहिए हमें अपनी एड्स, तो वो सब चीज़ें करती हैं। तो एक फैक्टर ये भी देखते हैं। नेक्स्ट हो गया बजट कॉम्पेटेबिलिटी। तो कैन द एजेंसी वर्क विद इन फाइनेंशियल लिमिट्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी? तो काफ़ी सारी एजेंसी होती हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई चार्जेस लेती हैं अपनी जो भी आपको उनसे काम कराना होता है। तो हमारा जितना बजट है उससे अलाइन करता है। अगर मान लो अगर अलाइन कर भी रहा है कि जितना हमारा बजट है उसमें एजेंसी काम कर भी रही है, तो अगर वो काम कर रही है तो ऐसा तो नहीं कि उस काम में इतने पैसे में कि वो कम क्वालिटी का काम दे रही हो। तो एक चीज़ ये भी है, बजट कंपैटिबिलिटी भी है। नेक्स्ट हो गया कल्चरल फिट एंड कम्युनिकेशन। तो कल्चरल फिट एंड कम्युनिकेशन क्या होता है? हाउ वेल डू दे अंडरस्टैंड योर ब्रांड वैल्यूज़ एंड कस्टमर टोन। कि क्या वो आपके ब्रांड की वैल्यूज़ और टोन को समझते हैं? क्या उनके साथ काम करना ईजी होगा? लाइक ऐसा तो नहीं अगर हम कोई उनको रिकमेंडेशन देंगे तो वो उनके लिए ओपन ही नहीं है। या फिर एट द एंड अगर स्मूथली काम हो रहा है तो दैट इज़ वन थिंग, कि अगर स्मूथली काम हो रहा है तो दैट इज़ कल्चरल फिट एंड कम्युनिकेशन अच्छे से हो रहा है। देन हो गया क्लाइंट रेफरेंसेस, लाइक फीडबैक फ्रॉम पास्ट और करेंट क्लाइंट्स हेल्प असेस रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस। तो जो उनके प्रीवियस क्लाइंट्स हैं, जो पहले क्लाइंट है या फिर जो अभी क्लाइंट्स हैं, अगर उनसे बात करें, उनसे फीडबैक लें क्या चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा एक रियलिटी मिलेगी। क्योंकि वो अगर अभी जो उनसे काम कर रहे हैं तो हमें पता चल सकता है कि उनमें क्या क्या चीज़ें जो दिक्कत है उस एजेंसी में, या क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं। तो वो सबसे ज़्यादा बेटर वही बता सकता है जिसने उसको अवेल किया उन सबको। तो दैट इज़ करेंट क्लाइंट्स एंड पास्ट क्लाइंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज सोशल, एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इन इंडिया। तो इसके अंदर है सबसे पहले सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट्स, इट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन शेपिंग सोशल एटीट्यूड्स, नॉर्म्स एंड कल्चर। तो एडवर्टाइजिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का ज़रिया नहीं है, बल्कि ये सोसाइटी के एटीट्यूड्स हो गए, वैल्यूज़ हो गए, कल्चर हो गए, इन सबको इन्फ्लुएंस करता है। एड्स का इम्पैक्ट वाइड ऑडियंस पर होता है, इसलिए एडवर्टाइजर्स के पास एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी।
अब एडवर्टाइजमेंट्स जो होती हैं रिफ्लेक्ट एंड इन्फ्लुएंस सोशल वैल्यूज़ एंड बिहेवियर्स. फॉर एग्जाम्पल, एड्स प्रमोटिंग एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द सोसाइटी. तो एड्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस ये सब हो गया, तो ये सोसाइटी में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है. लाइक इसका अगर एग्जांपल देखें, जैसे स्वच्छ भारत का हो गया, तो स्वच्छ भारत हो गया, बेटी बचाओ हो गया, ये सब कैंपेन्स होते हैं तो एक पॉजिटिव इफेक्ट डालती है सोसाइटी पे. तो पहला इसका पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी. नेक्स्ट हो गया कल्चरल सेंसिटिविटी. तो ये क्या होता है, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री विद वेरियस कल्चर, रिलीजियस एंड ट्रेडिशंस हो गए. इंडिया में अलग अलग कल्चर होते हैं, रिलीजन्स होते हैं और ट्रेडिशंस होते हैं. तो ऐड को एक ऐसा कंटेंट अवॉइड करना चाहिए जो कि किसी कम्युनिटी को ऑफेंड करे. ठीक है, ऑफेंड करे या फिर कोई स्टीरियोटाइप दिखाए किसी कम्युनिटी के बारे में, या फिर कुछ करे जिससे लोग ऑफेंड हो जाए ऑन अ मास स्केल. तो ये सब चीज़ें टोटली अवॉइड करनी चाहिए किसी भी कंपनी को. नेक्स्ट हो गया प्रमोटिंग सोशल गुड. Advertising is often used in campaigns for social causes like anti-smoking, road safety, sanitation. तो क्या होता है, एड्स का यूज़ सोशल इश्यूज़ के लिए भी होता है, जैसे नो स्मोकिंग, रोड सेफ्टी, जेंडर इक्वालिटी. ये सोसाइटी को बेटर हैबिट्स अडॉप्ट करने के लिए इंकरेज करता है. ठीक है, दिस मोटिवेट करता है सोसाइटी को अच्छी हैबिट्स लोग अडॉप्ट करें. नेक्स्ट हो गया अवॉइडिंग नेगेटिव सोशल इम्पैक्ट. एड्स मस्ट नॉट एनकरेज हार्मफुल बिहेवियर लाइक एक्सेसिव ड्रिंकिंग, ड्रग अब्यूज़ एंड अनहेल्दी बॉडी इमेज आइडियल्स. तो बेसिकली एड्स ऐसी अवॉइड करनी चाहिए जहाँ पे वायलेंस हो, ड्रग अल्कोहल हो, अनरियलिस्टिक चीज़ें हो और डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जाए. ये सब चीज़ें टोटली अवॉइड करनी चाहिए वाइल एडवर्टाइजिंग. तो ये हो गया आपका सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. अब बात करते हैं एथिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं एडवर्टाइजिंग के. तो एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग होते हैं, एथिक्स एंड एडवर्टाइजिंग रेफर्स टू मेंटेनिंग ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर एंड सोसाइटी. तो एथिक्स का मतलब होता है सच्चाई. ठीक है, सच्चाई, फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना ताकि कंज्यूमर के साथ ट्रस्ट बना रहे. अब इसके देखते हैं क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं. सबसे पहले इसका पॉइंट है ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी. तो ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी का मतलब यही होता है कि एड्स में गलत प्रोमिसेस नहीं करना या फिर कुछ एग्जैगरेट करना कि छोटी सी चीज़ है तो उसको काफ़ी बड़ा करके दिखाना. तो ये ऐसे कुछ क्लेम्स नहीं होने चाहिए. तो अगर ये ऐसे क्लेम्स होते हैं तो उनको कहते हैं मिसलीडिंग एड्स. तो मिसलीडिंग एड्स जो होते हैं वो कंज्यूमर का ट्रस्ट तोड़ देते हैं और बिल्कुल ही अनएथिकल होती हैं. उसके बाद बात करते हैं डिसेंसी एंड रिस्पेक्ट. तो ये क्या होता है, कंटेंट में कोई वल्गैरिटी, एब्यूसिव लैंग्वेज या किसी जाति, धर्म, जेंडर एक्सेट्रा के खिलाफ डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो इट शुड बी डिसेंट एंड रिस्पेक्ट. नेक्स्ट होता है ट्रांसपेरेंसी. तो इसके अंदर क्या होता है, अगर एड स्पॉन्सर्ड है या फिर कोई हिडन कंडीशन जैसे एक्स्ट्रा चार्जेस, तो वो क्लियरली बताना चाहिए. It is essential to disclose if an ad is sponsored or if there are hidden conditions like additional cost. This prevents customers from being deceived. तो काफ़ी सारे एड्स होते हैं जो कि स्पॉन्सर्ड होते हैं और जो फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहा है तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर आपने देखा होगा लोग यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी कोई भी कंपनी के बारे में प्रमोट करते हैं. और कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं तो एक चीज़ उनको बता देनी चाहिए कि इट इज़ अ एड जो है वो इट इज़ अ स्पॉन्सर्ड एड, ताकि लोगों को उसके बारे में पता चले. और कुछ अगर उसके अंदर कोई अगर ऐसी कोई चीज़ है जो कि ठीक नहीं है तो उसके बारे में कंज्यूमर उससे पागल ना बन पाए. ठीक है, दिस प्रिवेंट्स कंज्यूमर्स फ्रॉम बीइंग डिसीव्ड. नेक्स्ट हो गया नो एक्सप्लॉयटेशन. तो ये क्या होता है, एड्स को चिल्ड्रन, एल्डरली और अनएजुकेटेड लोगों का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए इमोशनली या मेंटली मैनिपुलेट करके. तो जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं, जैसे चिल्ड्रन हो गए, एल्डरली लोग हो गए और थोड़े अनएजुकेटेड लोग भी हो गए जो कि ईजिली टारगेट किए जा सकते हैं और उनको कोई भी कुछ भी कह के प्रोडक्ट अगर जैसे बेचा जा सकता है, तो कि बिल्कुल ही गलत है. तो इनकी एक्सप्लॉयटेशन ऐसे नहीं करनी चाहिए. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें तो एडवर्टाइजर्स जो होते हैं शुड अवॉइड प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स और मैसेजेस दैट कुड हार्म पब्लिक हेल्थ. तो ऐसे प्रोडक्ट जो प्रमोट नहीं करना चाहिए पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी को हार्म करते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया और टोबैको हो गया. देन बात करते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स के बारे में. एड शुड ऑनेस्टली रिप्रेजेंट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड अवॉइड ग्रीन वॉशिंग दैट इज़ फॉल्स एनवायरमेंटल क्लेम्स. तो प्रोडक्ट या एनवायरमेंट का इम्पैक्ट को ऑनेस्टली बताना चाहिए. और ग्रीन वॉशिंग हो गए, जैसे फॉल्स इको फ्रेंडली क्लेम्स हो गए, उनको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए. तो ओवरऑल आपकी यही थे एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, दैट इज ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी, डिसेंसी एंड रिस्पेक्ट, ट्रांसपेरेंसी, नो एक्सप्लॉयटेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एनवायरमेंटल एथिक्स. अब बात करते हैं इसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं एडवर्टाइजिंग के इंडिया में. तो टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स एंड मेंटेन फेयर कंपटीशन, एडवर्टाइजिंग इन इंडिया इज रेगुलेटेड थ्रू वेरियस लॉज. तो इसके काफ़ी सारे इंडिया में एडवर्टाइजिंग को रेगुलेट करने के लिए कुछ लॉज और रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं ताकि कंज्यूमर्स का प्रोटेक्शन हो और फेयर कंपटीशन रहे. तो सबसे पहले इसके अंदर है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019.
तो ये क्या करता है, एम्पावर्स कंज्यूमर्स टू फाइल कंप्लेंट्स अगेंस्ट मिसलीडिंग और फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स। इट इंश्योर्स एडवर्टाइजर्स आर अकाउंटेबल फॉर देयर डिसेप्टिव क्लेम्स। मतलब कुछ मिसलीडिंग या फॉल्स एडवर्टाइजिंग के खिलाफ कंज्यूमर्स कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो एडवर्टाइजर्स होते हैं तो वो अपनी ऐड इधर रिटर्न कर लें या फिर उसके अंदर एक चेंजेस कर लें। नेक्स्ट हो गया द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स एक्ट 1954। तो प्रोहिबिट्स एडवर्टाइजिंग फॉल्स क्लेम रिलेटेड ड्रग्स एंड रेमेडीज़। तो ये जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़। तो ऐसे एड्स बैन करते हैं जो कि फेक मेडिकल रेमेडीज़ हो गए, ड्रग्स हो गए, इन सबको प्रमोट करता है। इन रियलिटी के अंदर जैसे आपने ऐड देखे होंगे काफ़ी सारे कि अब ये दवाई खाओ तो उससे आपको काफ़ी चीज़ों में रिलीफ मिलेगा, बट इन रियलिटी वो चीज़ें होती नहीं। दैट इज़ अ फॉल्स क्लेम। और फ्रॉडलेंट उसे कहते हैं, फ्रॉडलेंट मेडिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो। तो द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995। तो ये क्या होता है, रेगुलेट्स टीवी एडवर्टाइजमेंट टू प्रिवेंट ऑब्ससीनिटी, इंडेसेंसी एंड मिसलीडिंग कंटेंट ऑन टेलीविजन। तो टीवी एड्स में ऑब्सीन कंटेंट हो गया, इंडिसेंट कंटेंट या मिसलीडिंग कंटेंट को रेगुलेट किया जाता है थ्रू दिस एक्ट, केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट हो गया द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। कंट्रोल क्लेम्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट क्वांटिटी, वेट एंड मेजरमेंट एक्यूरेसी। तो ये क्या करता है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट क्या करता है, एड्स में प्रोडक्ट के वेट, क्वांटिटी या मेजरमेंट के गलत क्लेम्स को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, एड्रेसेस ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग साइबर फ्रॉड्स ऑन प्रोटेक्टेड डिजिटल कंज्यूमर्स। साइबर फ्रॉड्स हो गए या फिर डिजिटल कंज्यूमर्स, जैसे ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर हम हैं तो काफ़ी सारे फ्रॉड हो सकते हैं, तो उन सबको प्रोटेक्ट करता है। आईटी एक्ट हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। नेक्स्ट हो गया सेल्फ रेगुलेशन बाय एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स एंड काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड इंडस्ट्री बॉडी दैट सेट्स एथिकल कोड्स and monitors advertisements to ensure they are truthful and decent, handling consumer operations without legal intimation। तो ASCI जो होता है एक नॉन गवर्नमेंट, ठीक है, तो ASCI के बारे में अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम इंट्रोडक्शन के अंदर। द Advertising Standard Council of India is a self-regulatory voluntary organization established in 1985 by the advertising industry, इंक्लूडिंग एडवर्टाइजर्स, एजेंसी, मीडिया एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो ASCI जो है एक नॉन गवर्नमेंट बॉडी है जो एड्स के लिए एथिक्स कोड सेट करता है। ये चेक करता है कि एड्स जो होती हैं वो ट्रूथफुल होती हैं, ऑनेस्ट होती हैं, फेयर एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल होती हैं या फिर नहीं होती। तो एंड अगर कंज्यूमर्स कंप्लेन करता है तो ASCI बिना कोर्ट केस के ऐड को स्टॉप करवा सकती है। तो ASCI के पास इतनी पावर है। दे आर प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर एंड प्रमोटिंग एथिकल एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया। तो ठीक है, तो दैट इज़ आपका ये है ASCI, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। सेल्फ रेगुलेटरी है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट है, 1985 में बनी थी बाय द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ने इसको बनाया था। जो कि आते हैं एजेंसीज आते हैं, इसके अंदर मीडिया एंड अदर स्टेक होल्डर्स आते हैं। तो उसका प्राइमरी एम यही है कि इंश्योर करना कि एडवर्टाइजमेंट ट्रूथफुल है, ऑनेस्ट है, फेयर है, एंड रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके की रोल्स एंड फंक्शंस। तो इसके की रोल्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं ASCI के। ASCI इज एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। अब पहला पॉइंट है रेगुलेशन थ्रू सेल्फ रेगुलेशन। तो ASCI जो है वो प्रोवाइड करता है अ सेल्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द इंडियन एडवर्टाइजिंग industry, allowing advertisers to monitor themselves without the need for heavy government intervention। तो इसका मतलब होगा ASCI जो है एक सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम है जो ऑफर करता है जिसमें एडवर्टाइजर अपने एड्स को खुद मॉनिटर करते हैं। गवर्नमेंट की हैवी इन्वॉल्वमेंट की कोई नीड नहीं पड़ती इसके अंदर। तो इट प्रमोट्स वॉलंटरी कॉम्प्लायंस विद अ कोड फॉर सेल्फ रेगुलेशन विच इंक्लूड्स गाइडलाइंस ऑन ट्रूथफुल एडवर्टाइजिंग, डिसेंसी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर कंज्यूमर राइट्स। तो इसके अंदर एक कोड फॉर सेल्फ रेगुलेशन होता है जिसमें रूल्स दिए गए हैं। अब जैसे रूल्स हो गए, जैसे एड्स ट्रूथफुल होने चाहिए, डिसेंट और रिस्पेक्टफुल होने चाहिए, और कंज्यूमर राइट्स का ध्यान रखा जाए, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी ज़रूरी है। दैट इज़ आपका रेगुलेशन थ्रू सेल्फ रेगुलेशन। नेक्स्ट हो गया फॉर्मुलेटिंग द कोड फॉर सेल्फ रेगुलेशन। तो ASCI हैज़ डेवलप्ड अ कोड फॉर सेल्फ रेगुलेशन इन एडवर्टाइजिंग विच सेट स्टैंडर्ड फॉर कंटेंट दैट एडवर्टाइजर्स मस्ट फॉलो। तो ASCI ने एक ऑफिशियल कोड बनाया है जो बताता है कि एड्स में फॉल्स क्लेम्स हो गए, ठीक है, जैसे मिसलीडिंग क्लेम्स हो गए, ऑफेंसिव कंटेंट हो गया, फेक कंपैरिजन हो गए, हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स हो गए, अनफेयर टारगेटिंग वगैरह वगैरह एट्सेट्रा, और एथिकली एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल। तो मतलब ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
तो इट कवर्स ऑल टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया इंक्लूडिंग प्रिंट, टीवी, ठीक है। तो हर टाइप की मीडिया के लिए ये कोड अप्लाई होता है। अगर ऐड जो आ रही है टीवी में आ रही है, न्यूज़पेपर में आ रही है, डिजिटल ऑनलाइन फ़ोन में आ रही है, आउटडोर बिलबोर्ड्स में, हर एक चीज़ इंक्लूडेड है इसके अंदर। और एड्स में कोई अगर फॉल्स क्लेम हो, ऑफेंसिव कंटेंट हो, हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स होते हैं, ये सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देन बात करते हैं कंज्यूमर कंप्लेंट रिड्यूसल। तो ASCA प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म वेयर कंज्यूमर्स कैन लॉन्च कंप्लेंट्स अगेन एडवर्टाइजिंग दे फाइंड मिसलीडिंग। तो कंज्यूमर्स अगर ASCA क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म देता है कंज्यूमर्स को जहाँ पे वो लोग अपनी कोई कंप्लेंट लेके आ सकते हैं अगर उनको लग रहा है कि सामने वाली एडवर्टाइजिंग जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है मिसलीडिंग है, ऑफेंसिव और अनएथिकल है। और रिसीविंग कंप्लेंट ASCA रिव्यूज़ एडवर्टाइजमेंट, जब कंप्लेंट आती है तो ASCA क्या करता है, उस कंप्लेंट को रिव्यू करता है, रिव्यू इन क्वेश्चन एंड एसेसेस वेदर इट वायलेट्स, और ये देखता है कि अगर जो उसने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है उसको वायलेट करता है या फिर नहीं करता। इफ़ द कंप्लेंट इज़ वैलिड, अगर कंप्लेंट वैलिड है, जैसे वो अगर वायलेट करता है, तो ASCA जो है वो एडवर्टाइज़र को कहता है कि या तुम मॉडिफाई करो या फिर एडवर्टाइजमेंट को अपनी हटा दो, अपने आप ही हटा दो। तो दैट इज़ ASCA का यही पॉइंट है, कंज्यूमर कंप्लेंट रिड्यूसल। नेक्स्ट हो गया मीडिएशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो ASCA जो है वो एक्ट करता है द मीडिएटर बिटवीन कंज्यूमर एंड एडवर्टाइजर। तो कंज्यूमर एडवर्टाइजर्स के बीच में एक मीडिएटर की तरह एक्ट करता है। डिस्प्यूट्स एमिकेबली एंड रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स एमिकेबली एंड स्विफ्टली। तो ये काफ़ी ईजिली एडवर्टाइजर, तो ये जो केसेस होते हैं दोनों के बीच में, एडवर्टाइज़र और कंज्यूमर के बीच में, काफ़ी स्विफ्टली, काफ़ी आसानी से इनको सॉल्व कर देता है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू। It avoids costly legal battles and reduces the need for government or court intervention in advertising relating issues. तो लीगल केस, कोर्ट केस में जाने की नीड कम हो जाती है, क्योंकि ये यहीं पे दोनों के बीच में जो भी डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व कर देता है। देन हो गया मॉनिटरिंग एंड प्रोएक्टिव सर्विलेंस। तो ये क्या होता है, ASCA एक्टिवली मॉनिटर्स एडवर्टाइजमेंट्स अक्रॉस मीडिया चैनल्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियली प्रॉब्लमेटिक एक्ट्स। तो ASCA जो होता है सिर्फ कंप्लेंट पर ही काम नहीं करता, ये एक्टिवली एड्स को भी मॉनिटर करता है। अब जितने मीडिया चैनल्स हैं, टीवी हो गया, सोशल मीडिया हो गया, उन सबको ट्रैक करता है, पहले से ही प्रॉब्लमेटिक एड्स को पकड़ लेता है ताकि पब्लिक को हार्म ही ना हो। तो ये भी इसका ये मॉनिटर करता है, प्रोएक्टिव सर्वेलेंस हो गया। नेक्स्ट हो गया प्रमोटिंग एथिकल एडवर्टाइजिंग कल्चर। तो इसके अंदर क्या होता है, ASCA वर्कशॉप्स होती हैं, इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और अवेयरनेस कैंपेन्स कंडक्ट करते हैं। तो ये एडवर्टाइजर्स जो होते हैं, ये एडवर्टाइजर्स को रिस्पॉन्सिबल और एथिकल मार्केटिंग के लिए एजुकेट करते हैं। तो जो ASCA की वर्कशॉप्स होती हैं वहाँ पे एडवर्टाइजर्स आते हैं और वो सीखते हैं कि रिस्पॉन्सिबल और एथिकल मार्केटिंग के लिए वो कैसे करें, तो उसके बारे में उनको नॉलेज मिलती है काफ़ी। देन हो गया कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री बॉडीज़। तो उसका पॉइंट हो गया कि ASCA जो है, ASCA गवर्नमेंट बॉडीज़, इंटरनेशनल एक्ट एंड काउंसिल और कंज्यूमर ग्रुप्स के साथ कोलैबोरेट करता है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को सपोर्ट करता है ये, और इंडिया के एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लेवल तक लेके जाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये इसका होगा कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री बॉडीज़। अब इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंस का इसका पहला पॉइंट है, ASCA जो है हेल्प्स कंज्यूमर ट्रस्ट इन एडवर्टाइजिंग बाय इंश्योरिंग दैट एडवर्टाइजर्स आर एक्यूरेट एंड फेयर। तो इसका क्या मतलब होता है, जब एड्स एक्यूरेट होती हैं और फेयर होती हैं तब लोगों को भरोसा बनता है एडवर्टाइजिंग पर, और ASCA इंश्योर करता है कि एड्स मिसलीडिंग ना हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर्स फ्रॉम फॉल्स, डिसेप्टिव और हार्मफुल एड्स। तो ASCA गलत, हार्मफुल, डिसेप्टिव एड्स को कंज्यूमर से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया बाय प्रमोटिंग एथिकल एडवर्टाइजिंग ASCA कंट्रीब्यूट्स टू हेल्दी एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो जब सब ब्रांड्स फेयरली कॉम्पीट करते हैं, दैट बिना झूठ बोले, बिना कोई फॉल्स क्लेम करे, बिना अनएथिकल प्रैक्टिसेस के, तो मार्केट हेल्दी रहता है। तो ASCA इंश्योर करता है कि बिजनेस मेरिट और ट्रांसपेरेंसी से ग्रो करे। contributes to healthy and competitive market where business succeed through merit and transparency. It helps maintain the reputation and credibility of the advertising industry in India. तो एथिकल एड से पूरा एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की इमेज इंप्रूव होती है, इंडस्ट्री ज़्यादा क्रेडिबल और रिस्पेक्टेड बनती है। अब नेक्स्ट ये आपके जैसे एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस इसके, अब बात करते हैं क्या लिमिटेशन है ASCA की। तो ASCA की लिमिटेशन है, ASCA's रूलिंग्स आर वॉलंटरी एंड डू नॉट हैव अ फोर्स ऑफ लॉ। तो ASCA के डिसीजन जो होते हैं वो लॉ के अंडर नहीं आते, यानी कंपनीज फॉलो करें या ना करें ये उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अगर उनको लग रहा है ASCA जो है इनके लिए ठीक नहीं है, तो फिर एट द एंड वो हो सकता है उसको फॉलो ना करें। अगर कंज्यूमर्स को दिक्कत है, जो कंज्यूमर्स लेके आए थे कंप्लेंट, तो वो उनको फिर आगे जाके अपने
केस वेस लड़ना पड़ेगा, तब जाके उनको तब जाके उन फाइनल आएगा इसके ऊपर डिसीजन। नेक्स्ट बात करते हैं, कैन नॉट इम्पोज पेनल्टीज़ और फाइन्स। तो ASC है जो है गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, तो ये कोई फाइन्स या पेनल्टीज़ कलेक्ट नहीं कर सकती। उसके बाद सिर्फ रिकमेंडेशन कर सकते हैं कि ऐड मॉडिफाई करो या विड्रॉ। तो ये इसका काम सिर्फ यही है, तो ऐड विड्रॉ करो या फिर रिकमेंड या फिर हटा दो या फिर मॉडिफाई करो। सम एडवर्टाइजर्स मे इग्नोर ASA's रिकमेंडेशन रिक्वायरिंग गवर्नमेंट और लीगल एक्शन। तो काफ़ी सारे एडवर्टाइजर्स होते हैं जो ASA कहता है तो उस पर इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो लीगल बॉडी नहीं, ना कोई फाइन लगाएगी ना कुछ पेनल्टी लगाएगी। तो वो एडवर्टाइजर्स क्या करते हैं, चलिए इसको हम आगे कोर्ट में देखेंगे, तो वो चीज़ों को कोर्ट में देखते हैं और ASA से इतना कनेक्ट नहीं करते। तो ये चीज़ की लिमिटेशन। अब बात करते हैं इसके टॉपिक, इस यूनिट के लास्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ रीसेंट डेवलपमेंट्स एंड इश्यूज इन एडवर्टाइजिंग। तो सबसे पहले है इसके अंदर डिजिटल एंड सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग ग्रोथ। तो इसके बारे में बात करें, इंडिया में इंटरनेट और स्मार्टफोन्स के बूम के बाद डिजिटल एड्स में काफ़ी ग्रो हो गया, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म्स हो गए जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो ये सब काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं। तो हर डे बाय डे इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें जुड़ रहे हैं एंड बिकमिंग मेजर एडवर्टाइजिंग स्पेसेस बन भी, ताकि यहाँ पे लोग आते हैं और एडवर्टाइजर्स आते हैं और काफ़ी ज़्यादा एड्स रन करते हैं। तो एडवर्टाइजर्स आर इंक्रीजिंगली यूजिंग टारगेटेड एड्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग टू रीच स्पेसिफिक कंज्यूमर सेगमेंट्स एफिशिएंटली। तो टारगेटेड एड्स दिखा के, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करके, AI बेस्ड पर्सनलाइजेशन का काफ़ी यूज़ बढ़ गया है कि यूज़र को अगर कुछ चीज़ आपको सर्च करनी है, अगर आप ऑनलाइन कुछ सर्च कर रहे हो और आपको फिर एकदम से उसी से रिलेटेड चीज़ें आपको दिखने लग जाती हैं, तो दैट इज़ लाइक AI बेस्ड इन्होंने यूज़ किया हुआ सिस्टम, ताकि जो चीज़ हमको चाहिए, जो चीज़ हम सर्च करें, वो इमीडिएटली हमारे पास उस चीज़ की ऐड आनी स्टार्ट हो जाए। उसके बाद राइज ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो ब्रांड्स हो गए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो गए, ब्लॉगर, सेलिब्रिटी के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, दैट इज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है ऑडियंस को, स्पेशली यूथ को इसलिए लगता है क्योंकि कोई इन्फ्लुएंसर जिनको वो फॉलो करते हैं, अगर वो कोई चीज़ कहता है कि अगर ये चीज़ ट्राई करो, ये चीज़ अच्छी है, तो वो भी लोग जो होते हैं वो ब्लाइंडली एग्री कर जाते हैं उस चीज़ों पर। तो आजकल ये भी काफ़ी ज़्यादा बूम पे चल रहा है, राइज ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। बट दिक्कत इसके अंदर कभी कभी है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हैज़ ब्रॉट चैलेंजेस अराउंड ट्रांसपेरेंसी एंड एथिक्स एंड अनडिस्क्लोज पेड प्रमोशन। तो कई बार होता है सामने वाला बंदा जो है इन्फ्लुएंसर है, वो ये नहीं बताता कि ये पेड प्रमोशन है, और हमको लगता है वो नेचुरली खुद जिसने ट्राई एंड टेस्टेड है, तो हम उसकी बातों में आकर वो चीज़ खरीद लेते हैं। नेक्स्ट हो गया वीडियो एंड OTT प्लेटफॉर्म एडवर्टाइजिंग। तो विद अ सर्च इन ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, वीडियो एडवर्टाइजिंग हैज़ गेन प्रोमिनेंस। तो इन पर वीडियो एड्स पर काफ़ी, तो इन सब प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो बेस्ड एड्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। एडवर्टाइजर्स क्रिएट क्रिएटिव एंड नॉन इंट्रूसिव एड्स दैट इंटीग्रेट विद डिजिटल कंटेंट सीमलेसली। एड्स को सीमलेसली डिजिटल कंटेंट में इंटीग्रेट किया जाता है। अब OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए, तो वो क्या है, ज़्यादा टारगेटेड और इंटरैक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू TV। तो दैट इज़, अब फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, प्रोग्रामेटिक एंड रियल टाइम बिडिंग। तो उसका क्या मतलब है, इसमें AI बेस्ड टूल्स होते हैं, AI बेस्ड जो टूल्स यूज़ होते हैं, तो जिससे एड्स होते हैं ऑटोमेटिकली बाय एंड प्लेस किए जाते हैं। तो रियल टाइम बिडिंग से कॉस्ट एफिशिएंसी और बेटर टारगेटेड एडवर्टाइजिंग होती है, ROI भी इम्प्रूव होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोग्रामेटिक या रियल टाइम बिडिंग से दिस लीड्स टू कॉस्ट एफिशिएंसी एंड बेटर टारगेटिंग, मैक्सिमाइजिंग ROI फॉर एडवर्टाइजर्स, ठीक है। नेक्स्ट हो गया फोकस ऑन कॉज रिलेटेड एंड पर्पस ड्रिवन एडवर्टाइजिंग। तो ये क्या होता है, आजकल ब्रांड जो होते हैं वो अपने एड्स सोशल कॉजेस से जोड़ रहे हैं, जैसे सस्टेनेबिलिटी हो गई, डाइवर्सिटी, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इससे उनकी इमेज भी बेटर होती है और सोशली कॉन्शियस कंज्यूमर्स के साथ इमोशनल बॉन्ड भी बन जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ आपका फोकस ऑन कॉज रिलेटेड पर्पस। एंड नेक्स्ट आपका फाइनल पॉइंट है इसका, इंटीग्रेशन ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। तो क्या करते हैं, कुछ सम एडवर्टाइजर्स यूज़ AR एंड VR टेक्नोलॉजी। अब जैसे आपने लेंस कार्ड पे देखा होगा, अब जैसे अपने घर बैठे बैठे उनका ऐप यूज़ करके वहाँ पे लेंस ट्राई कर सकते हो। तो दैट इज़ VR वर्चुअल रियलिटी का उन्होंने अच्छे तरीके से यूज़ किया हुआ है टू क्रिएट इमर्सिव ब्रांड एक्सपीरियंस, तो ताकि उनका एक इमर्सिव ब्रांड एक्सपीरियंस बनता है, स्पेशली इन सेक्टर लाइक रिटेल, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल्स। रिटेल के अंदर हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं इसकी। These technologies engage customers interactively, offering virtual try-ons, product demonstration.
तो इसमें क्या होता है, हमें वर्चुअली हम ट्राई कर सकते हैं कि वहाँ पे ऐसे कोई हम रियल एस्टेट देख रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी इन रियलिटी में अपने घर बैठे बैठे देख सकते हैं कि वहाँ पे वो कैसी प्रॉपर्टी है, वहाँ पे कैसा सब है, और वो भी ऑनलाइन हम देख सकते हैं। तो दैट इज़ हमारा एक्सपीरियंस, हमारा बाइंग डिसीजन जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। तो दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ AR एंड VR। अब लास्ट टॉपिक इसका यही है, इश्यूज़ इन एडवर्टाइजिंग। तो इश्यूज़ इन एडवर्टाइजिंग के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले इशू है इसका मिसलीडिंग एंड फॉल्स एडवर्टाइजिंग। तो मिसलीडिंग एंड फॉल्स एडवर्टाइजिंग जो होती है, डिस्पाइट रेगुलेशंस मैनी एड्स सेल एग्जैगरेटेड क्लेम्स। तो क्या होता है, बहुत सारी एड्स होती हैं वो अपने क्लेम्स को एग्जैगरेट करती हैं। अब किसी भी चीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हेयर लॉस का है, अगर आप ये ऑयल लगा लो तो आपका हेयर लॉस रुक जाएगा। तो दैट इज़ लाइक इन रियलिटी के अंदर क्या होता है, वो शायद आपकी हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करे, बट जो क्लेम करते हैं वो नहीं होता। तो क्योंकि वो उनका क्लेम वैसे ही इतना बड़ा चढ़ा के होता है, तो दैट इज़ मिसलीडिंग एंड फॉल्स एडवर्टाइजिंग। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कि डिस्क्लोज नहीं करते कि स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, तो वॉयलेट करते हैं। एडवर्टाइजिंग एथिक्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, इन सबको वॉयलेट किया जाता है। जैसे हो गए इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हो गए, जैसे इंस्टाग्राम पे हो गए, यूट्यूब हो गए, प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं बट क्लियरली नहीं बताते कि वो पेड प्रमोशन है। तो जब स्पॉन्सर्ड पोस्ट क्लियरली डिस्क्लोज नहीं होती तो कंज्यूमर सोचता है कि ये पर्सनल ओपिनियन है उसका, बट ये एथिकली रॉन्ग है और रेगुलेशंस का वॉयलेशन भी कहते हैं, वॉयलेशन भी है ये। नेक्स्ट हो गया इंट्रूसिवनेस एंड एड फैटिग। तो एक्सेसिव एडवर्टाइजिंग स्पेशली ऑनलाइन पॉपअप्स, ऑटो प्लेस वीडियोस इरिटेट कंज्यूमर्स एंड रिड्यूस एड इफेक्टिवनेस। जब बार बार इलेवेंट ऐड हो या पॉपअप एड्स दिखते हैं स्पेशली ऑनलाइन, तो यूजर्स काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं। तो इससे एड फैटिग होती है, यानी लोग एड्स को टोटली इग्नोर करने लग जाते हैं। तो रिजल्ट इसका यही है कि एड इफेक्टिवनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। अब प्राइवेसी कंसर्न्स हो गए, डेटा प्रोटेक्शन हो गए। तो इसमें ये होता है, ऑनलाइन एड्स के लिए कंपनीज पर्सनल डेटा कलेक्ट करती हैं, जैसे ब्राउजिंग हिस्ट्री हो गई, लोकेशन हो गई, प्रेफरेंस हो गई। तो ये डाटा कभी कभी अनऑथराइज ट्रैकिंग या मिसयूज़ के लिए भी यूज़ हो जाता है। कई बार डेटा ब्रीचेज हो जाते हैं जिसके अंदर आपका डेटा ऑनलाइन लीक हो जाता है, और जिससे कंज्यूमर्स की प्राइवेसी के जो रिस्क है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे जो पासवर्ड्स हो गए, ईमेल हो गए, फ़ोन नंबर हो सकता है कि ऑनलाइन लीक हो जाता है वो इसके थ्रू। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा कंसर्न है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, स्टीरियोटाइपिंग एंड कल्चरल इनसेंसिटिविटी। तो कुछ एड्स जो होते हैं वो जेंडर स्टीरियोटाइप्स को प्रमोट करते हैं, जैसे सिर्फ वुमेन या कुकिंग या क्लीनिंग दिखाना। एंड कुछ एड्स होते हैं जैसे रिलीजियस सेंटिमेंट्स या कास्ट फीलिंग्स को हर्ट कर देते हैं, जैसे सोशल बैकलैश हो सकता है। आजकल जैसे एडवर्टाइजर्स जो हैं वो एडवर्टाइजर्स है डाइवर्सिटी और इंक्लूसिवनेस प्रमोट करने की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो अगर ये सब करेंगे तो फिर काफ़ी अच्छा रहेगा यूथ के लिए भी, और दैट इज़ टू अवॉइड बैकलैशेस। अब रेगुलेटरी चैलेंजेस के बारे में बात करें तो डिजिटल वर्ल्ड इतनी फास्ट चेंज हो रही है, जो एग्जिस्टिंग लॉज और रूल्स आउटडेटेड होते जा रहे हैं। जो हमारे एग्जिस्टिंग रूल्स हैं, लॉज हैं, वो आउटडेटेड होते जा रहे हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स जो है वहाँ पे जो रूल्स का इन्फोर्समेंट इनकन्सिस्टेंट होता है। कई एड्स होते हैं जो लूप होल्स होते हैं, तो आप हमने लॉज बनाए हुए हैं, लॉज का लूप होल्स ढूंढ लेते हैं और लूप होल्स ढूंढ के वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। तो दैट इज़ रेगुलेटरी चैलेंजेस भी एक इशू है एडवर्टाइजिंग में आज का टाइम में। एंड दैट इज़ आपका फाइनल पॉइंट है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड ग्रीन वॉशिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, कई कंपनीज फेक क्लेम्स करती हैं उनका प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, जबकि असली में ऐसा नहीं होता। इससे कंज्यूमर्स जो होते हैं वो मिसलीड हो जाते हैं, और आजकल लोग इन्वायरमेंट के लिए कॉन्शियस हो रहे हैं, इसलिए जेन्युइन सस्टेनेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं ऐड से। तो यही था गाइस आपका यूनिट 5, और इसी के साथ आपका एडवर्टाइजिंग का सिलेबस ख़त्म हो जाता है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर नोट्स यू कैन फिल द फॉर्म इन डिस्क्रिप्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।